हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही। तो दोस्तों, अब जो है CTET में ज़्यादा समय भी नहीं, ज़्यादा दिन भी नहीं बचा हुआ है। सिर्फ 15 डेज बचा हुआ, 15 दिन ही बचा हुआ समझिए। ठीक है, 2-3 दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, सिर्फ 15 दिन बचा हुआ आप लोगों के लिए। 8 फरवरी को होने वाला है CTET का एग्ज़ाम। ठीक है, 8 फरवरी 2026 को होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयारी अगर अभी भी अच्छे सीरियस नहीं हुए तो सीरियस हो जाइए। ठीक है, पूरा PYQ को कर डालिए मेरे चैनल पर। मेरे इसी चैनल पर जो है PYQ का जो है PYQ पूरा PYQ किया हुआ है। 2000 करवाए हुए हैं, 2011 से लेकर के अभी तक का। ठीक है, 2023 तक का करवाए हैं। ठीक है, और 2023 तक का करवाए हैं और 2024 तक भी करवाएंगे। ठीक है, पूरा 4-5 दिन में ये जो है पूरा PYQ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, टोटल 32 सेट है। ठीक है, तो टोटल 32 सेट है, इसका पूरा हम लोग करेंगे। ठीक है, 8 हो गया यानी 28 हो गया, 4 और बाकी है। ठीक है, इसलिए अभी तक PYQ पूरा नहीं देखे थे वो भी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ताकि इसी तरह के वीडियो जो आप लोगों के लिए सबसे पहले पहुँचे और आप लोगों को हेल्पफुल हो। ठीक है, और आपके फ्रेंड सर्कल या भाई बहन जो भी अगर CTET का फॉर्म भरे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये जो है क्लास शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग CDP का जो है 30 क्वेश्चन जो आता है CDP में, उसका हम लोग CDP का करेंगे। ठीक है, CDP में 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन आता है। अगर इसको अच्छे से कर लेते, पूरा PYQ कर लेते, तो 25+ जो है एग्जाम में टकराने का चांस रहता है, यानी आप लोगों का स्कोर जो है आने का चांस रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बच्चे के शारीरिक विकास का सीधा संबंध है। बच्चे का जो शारीरिक विकास का सीधा संबंध किससे है? पहला विकास की दर से, यानी विकास दर से। दूसरा दिया गया कि संवेदी कार्यप्रणाली से। तीसरा दिया गया सूक्ष्म और सकल क्रियात्मक कौशल से। और चौथा दिया गया कि पारस्परिक संबंध से। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये तो विकास के दर से तो सही है, कि यानी कि विकास के दर जिस तरह से बढ़ता है उस हिसाब से उसका जो शारीरिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास से विकास का दर भी बढ़ता है, ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा, ये दूसरा भी सही हो जाएगा, यानी संवेदी कार्यप्रणाली से। ठीक है, और ये पारस्परिक संबंध से भी, सॉरी पारस्परिक संबंध से नहीं, ये सूक्ष्म और सकल क्रियात्मक कौशल से होगा। ठीक है, तो यानी पहला दूसरा तीसरा ये नहीं होगा, यानी पारस्परिक संबंध से नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। तो पहला क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इस पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा में दिया गया है कि बच्चों बच्चों एक बच्चा दिया गया, एक बच्चा कुछ तांत्रिक यानी तांत्रिक गतिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले पेंसिल पकड़ना और लिखना नहीं सीख सकता है। ठीक है, यानी जो कोई भी जो बच्चा जो होता है, यानी छोटा बच्चा जो होता है, वो तांत्रिक गतिक परिपक्वता प्राप्त करने से पहले जो है वो क्या करता है, किसी भी चीज़ को पूरा मुट्ठी भर में पकड़ता है। यानी पेन ही है तो पूरा मुट्ठी जैसे पकड़ता है, पूरा हथेली लेकर के पकड़ता है। ठीक है, और तब जाकर के उसको ऐसे ऐसे करके लिखता है। ठीक है, ऐसे 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 करके लिखता है। ठीक है, और इसके बाद तर्क में दिया गया है कि सीखना विकास पर निर्भर है। ठीक है, सीखना किस पर निर्भर है? विकास पर निर्भर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो सीखेंगे। ठीक है, गलती भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है ए की व्याख्या करता है। यानी सीखना क्या है? विकास पर निर्भर करता है। सीखना किस पर निर्भर करता है? विकास पर निर्भर करता है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, इंटरकनेक्टेड है। इसके बाद थर्ड में दिया गया कि शिक्षक को स्वीकारना चाहिए कि डैश सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था है, जिसकी माध्यमिक बचपन में भी भूमिका है। ठीक है, कौन सा जो इसमें परिवार के यानी प्राथमिक संस्था है? तो प्राथमिक संस्था हम पहले भी बताए थे पिछले PYQ में। प्राथमिक संस्था होते हैं, परिवार होते हैं। ठीक है, परिवार में प्राथमिक संस्था आते हैं। ठीक है, ये कौन हो जाएगा? तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, परिवार आता है। प्राथमिक में कौन सा आता है? परिवार आता है। ठीक है, प्राथमिक में कौन सा आता है? परिवार। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा में दिया गया कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में
बच्चे प्रतीकात्मक खेल करने में सक्षम हो जाते हैं, परंतु उनकी सोच मूर्त वस्तुओं तक ही सीमित रहती होती है, ठीक है, बजाय अमूर्तता की, ठीक है। ये कौन से अवस्था में, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला दिया गया संवेदी संवेदी चालक अवस्था में, दूसरा उत्तर पारंपरिक अवस्था में, और तीसरा दिया गया कि प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त अवस्था, ठीक है, मूर्त अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, या चौथा दिया गया अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चौथा का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी मूर्त सकारात्मक अवस्था में जो बच्चे जो है किसी चीज़ छिपे चीज़ को पकड़ लेता है, पता कर लेता है, लेकिन तार्किक चिंतन नहीं होता, वो अमूर्त में हो जाता है, ठीक है, अमूर्त में जा करके पूरा हो जाता है। इसके बाद 5वां में दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। जीन पियाजे के अनुसार जो है बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ दिया गया है यह वयस्कों से अलग नहीं है, गलत, ये तो गलत दिया गया है, ये नहीं, ठीक है। दूसरा दिया गया कि बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है, और इसमें दिया गया है कि बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न है। और चौथा दिया कि बच्चों की सोच बड़ों से कम है, ये गलत, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 5वां हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। किस रूप से? गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक रूप से भिन्न है। मात्रा में एक ही है लेकिन गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 6ठा में दिया गया है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं? अनुकूलन के भाग कौन से हैं? समायोजन, समावेशन और अनुबंधन। तो ये हो जाएगा पहला और दूसरा। पहला दूसरा किस में है? पहला में, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 6ठा का हो जाएगा ऑप्शन पहला। समावेशन का जो है यानी अनुकूलन का भाग कौन सा है? समावेशन यानी समायोजन और समावेशन, ठीक है। इसके बाद 7वां में दिया गया है कि कोहलबर्ग के किस स्तर के अनुसार नैतिक विकास से व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षाओं को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पारस्परिक स्तर, ठीक है, पारंपरिक स्तर में। पारंपरिक स्तर में क्या होता है कि नैतिक विकास से व्यक्ति अपने कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की अपेक्षा करने लगते हैं, यानी दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? पारंपरिक स्तर, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 8वां में दिया गया है कि लेवास्की ने प्रस्तावित किया कि सीखना क्या है? सीखना क्या एक सामाजिक गतिविधि है, या बारंबार, या अनुकूलन, या विकास से स्वतंत्र? ये क्या सामाजिक गतिविधि है? लेवास्की के अनुसार जो है सीखना क्या है? एक सामाजिक गतिविधि है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा पहला। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में 9 में दिया गया है कि लेवास्की के अनुसार जो है विशेषज्ञों को बच्चों को समीपस्थ विकास के क्षेत्र में, यानी विकास के क्षेत्र के उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, अनुकूलन का सुदृढ़ करना चाहिए, सजा देना चाहिए, नहीं सजा नहीं देना चाहिए, ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, पार का प्रदान करना चाहिए। तो ये पार प्रदान करना चाहिए, ठीक है, क्या पार स्कैफोल्डिंग का यूज करना चाहिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ठीक है। पार कैसा होता है? एक टेम्पररी जो है हेल्प होता है, यानी अस्थायी सहायता, उसको अस्थायी मदद मिलता है, ठीक है। जब तक बच्चे नहीं सीखता तब तक उसको हेल्प किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उन्हें फिर स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है खुद से करने के लिए। जैसे कि अगर कोई जटिल भाग डिवाइड जो होता है, डिवाइड को शुरू में स्टार्टिंग में नहीं कर पाता है तो उसको क्या किया जाता है, टीचर की मदद से थोड़ा सा हेल्प करता है, ठीक है, टीचर हेल्प करता है। जब वो सीख जाता है तो उसके बाद उनको हेल्प नहीं मिलता, ठीक है, हेल्प नहीं किया जाता, ठीक है। इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए। पहला दिया कि बच्चों को उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप द्वारा जन्मजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जाती है। और दूसरा दिया केवल योगात्मक मूल्यांकन का पालन करना चाहिए, केवल वाला गलत हो जाएगा। तीसरा दिया कि शिक्षिका ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, ये भी गलत हो जाएगा। और चौथा दिया कि शिक्षिका
केंद्रित शिक्षा शास्त्र का पालन करना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला, ठीक है। प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? शिक्षण जो है क्रियाकलाप, उपयुक्त शिक्षण क्रियाकलाप के द्वारा अपनी जमजात क्षमताओं को बढ़ाने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, यानी ऑप्शन पहला, ठीक है। 10 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसके बाद 11 में दिया गया है कि एक कवि, एक लेखक और एक कहानीकार के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होने की संभावना है? कवि, लेखक और कहानीकार के पास जो है कौन सी बुद्धि जो होने की संभावना है? स्थानिक भाषाई बुद्धि, संगीतमय बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाषाई बुद्धि, ठीक है। इन लोगों के पास जो है भाषाई बुद्धि रहती है। क्या, कौन सी बुद्धि? कवि के पास, लेखक के पास और कहानीकार के पास भाषाई बुद्धि होती है, ठीक है। इसके बाद 12 में दिया गया कि लेवस्की के अनुसार, लेवस्की ने प्रतिपादित किया कि भाषा भाषा क्या है? भाषा की संज्ञान विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है? नहीं, ये गलत हो जाएगा। सीखने और एवं विकास को प्रभावित नहीं करते? गलत। सामाजिक संदर्भ से प्रभावित नहीं है? ये भी गलत। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला, यानी कि भाषा की संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ठीक है, लेवस्की के अनुसार, ठीक है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन 13 में दिया गया है कि कक्षा में विविधता के अनुकूलन वातावरण बनाने के लिए किस पर ध्यान देना चाहिए, यानी किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? समरूपता पर, समानता पर, समता पर या मानकीकृत पर? तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, समता पर जोर देना चाहिए। समानता से बेस्ट क्या होता है? समता होता है, ठीक है। समता मीन्स क्या? समता में ये दिया जाता है कि सभी को समान अवसर की प्रधानता, यानी समान अवसर प्राप्त हो, ठीक है। अवसर की प्राप्ति, शिक्षा चाहे रोजगार जो भी हो, उसकी प्राप्ति हो, ठीक है। समता में ये दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद 14 में दिया गया है कि सीखने के लिए आकलन किस पर ध्यान देता है? सीखने के लिए आकलन जो है किस पर ध्यान देता है? परीक्षा के लिए सीखना? नहीं। वैचारिक समझ, यांत्रिक समझ या स्मरण या पुनरुत्पादन, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, वैचारिक समझ के लिए होता है, ठीक है, ऑप्शन दूसरा, ठीक है। सीखने के लिए आकलन किसके लिए? वैचारिक समझ के लिए जो है स्टडी के दौरान होता है, यानी क्लास के दौरान किया जाता है सीखने के लिए आकलन, ठीक है। इसके बाद 15 में दिया गया है कि कक्षा में खुले प्रश्नों का उपयोग और बच्चों को कई दृष्टिकोणों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना किसको बढ़ावा देता है? पहला दिया गया कि समस्या समाधान कौशल और अपसारी सोच पर, ठीक है। दूसरा दिया गया कि ज्ञान का पुनरुत्पादन और अभिसारी सोच पर, गलत। अभिसारी पर नहीं, अपसारी पर बल देता है, ठीक है, खुले प्रश्न। और तीसरा दिया गया है कि छात्रों के बीच प्रतियोगिता पर, गलत। चिंता और तनाव पर, ये गलत। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पहला, यानी समस्या समाधान कौशल और अपसारी सोच पर बल देता है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, पहला। ये सृजनात्मक यानी क्रिटिकल थिंकिंग पर जोर देता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 16 में दिया गया है कि समावेशन के सिद्धांत का क्या प्रस्तावित करते हैं? बच्चे यानी विशेष बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, गलत, ठीक है। बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति का रवैया। और तीसरा दिया गया सभी बच्चों के लिए समरूपी और मानक पाठ्यक्रम। और चौथा दिया गया कि प्रत्येक बच्चों की पृष्ठभूमि या क्षमताओं के विभिन्नता होते हुए भी उनके यानी उसके समग्र विकास के लिए एक लोकाचार का निर्माण। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी कि प्रत्येक बच्चों की पृष्ठभूमि या क्षमताओं में भिन्नता होते हुए भी, यानी भिन्नता यानी अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हुए भी उसके समग्र विकास के लिए हमें एक लोकाचार का निर्माण करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 17 में दिया गया कि श्रवण अक्षमता से जूझते विद्यार्थियों की मदद के लिए निम्न में से कौन सी समायोजन तकनीक मददगार होगी? ठीक है, कौन सी समायोजन तकनीक जो है मददगार होगी? तो 17 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, पहला दिया गया कि जो सुन नहीं पाता, श्रवण से जूझ रहा है तो सुन नहीं पाता, तो उसके लिए क्या लिखावट पर फोकस करना चाहिए। तो पहला दिया है कि बड़ी मुद्रक वाली किताबें, ठीक है। और दूसरा दिया वैसाखी की इसमें क्या जरूरत पड़ेगा?
विकलांग तो नहीं ना है। तीसरा दिया गया संकेत भाषा, ये होना चाहिए। टैप सर्वन टैप, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी श्रवण सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा का यूज करना चाहिए। जो श्रवण से जुड़ रहा है उसको सांकेतिक भाषा का यूज करना चाहिए। ठीक है, बड़ी मुद्रक वाली किताबें ये जरूरी नहीं है, सांकेतिक भाषा का यूज करना चाहिए जो सुनने पा रहा है। ठीक है, 18 में दिया गया है कि बच्चों की विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिपादित अधिगम हेतु सार्वभौमिक डिजाइन निम्नलिखित के कई यानी किसके कई तरीके प्रस्तावित नहीं करते? संलग्नता का, या प्रतिनिधित्व का, या नामीकरण का, या गतिविधि का। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नामीकरण का, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 19 में दिया गया निम्नलिखित में से, यानी निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले छात्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? ठीक है, पहला दिया गया कि विद्यार्थियों की पहला दिया गया sorry, पहला दिया गया कि पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को जोड़ से यानी शोर, एक मिनट, पहला दिया गया कि पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देता है, यह अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी का लक्षण है। दूसरा दिया गया है कि वर्तनी में गलत करता है, और तीसरा दिया गया है कि ठीक से नहीं पढ़ता है, और चौथा दिया गया कि एक ही गतिक क्रिया को बार बार यानी एक ही चीज़ को बार बार दोहराता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये इसका नहीं है, ये स्वालीनता का। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 19 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 20 में दिया गया है कि प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमताओं को यानी उनकी क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने वाले कार्य देकर कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की जरूरत पर ध्यान देना अवश्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, यानी दिया गया प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी क्षमताओं को प्राप्त करने में मदद करने के कार्य देकर कार्य में प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की ज़रूरतों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों की सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती है और इन्हें अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज किया जाता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। तो 20 का कौन सा हो जाएगा? 20 का कौन सा सही हो जाएगा? इसमें दिया गया कि प्रतिभाशाली बच्चे की सीखने की विशिष्ट आवश्यकताएं होती है। ठीक है, इन्हें अक्सर कक्षा में नज़रअंदाज कर दिया जाता है। प्रतिभाशाली बच्चों को नज़रअंदाज नहीं ना किया जाता है, उन्हें भी बताया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए सही, आर गलत। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 20 क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। ठीक है, इसके बाद 21 में दिया गया है कि माध्यमिक स्कूल की कक्षाओं में सीखने को किस प्रकार समझा जाना चाहिए? पहला दिया गया कि अधिक जानकार व्यक्तियों के सहयोग से बच्चे द्वारा निर्माण रूप में। दूसरा दिया निष्क्रिय व व्यक्तिवादी रूप में नहीं, निष्क्रियवाद में नहीं। ठीक है, उत्तेजना और प्रतिक्रिया के अनुकूल के रूप में। ठीक है, और चौथा दिया गया व्यवहार में एक मापने योग्य परिवर्तन के रूप में। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला। ठीक है, सहयोग के रूप में। ठीक है, इसके बाद 22 में दिया गया समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया किससे बाधित होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रिया जो है किससे बाधित होती है? पहला दिया कि अधिसंज्ञानात्मक क्षमताओं, अनुक्रिया समुच्चय, ये किससे हो जाएगा? तो ये हो जाता अनुक्रिया समुच्चय से भी बाधित हो जाता है। ठीक है, किससे बाधित होती है? तो अनुक्रिया समुच्चय से ही क्या होते हैं? बाधित हो जाती है समस्या सॉल्विंग प्रक्रिया में। ठीक है, इसके बाद 23 में दिया गया है कि
तो इसमें दिया कि सामाजिक रचनात्मक कक्षा में बच्चों के सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही कथन नहीं है उसको चुनना है। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए। पहला दिया कि बच्चों को अपनों साथियों के साथ बातचीत के द्वारा अपने संज्ञानात्मक विकास में मदद मिलती है। ठीक है, दूसरा दिया गया कि कक्षाओं में केवल रचनात्मक और विविध तरह के आकलन को ही किया जाना चाहिए। और तीसरा दिया गया कि बच्चे इस निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने के बजाय ज्ञान का निर्माण करता है, निष्क्रिय रूप से नहीं सक्रिय रूप से सीखता है। ठीक है, इसके बाद चौथा में दिया गया कि मानक संदर्भित परीक्षण आकलन को मानकीकृत करने की एकमात्र तरीका है। तो इसमें से करेक्ट कौन सा निगेटिव है, तो निगेटिव ऑप्शन चौथा दिया गया, मानकीकृत बताया गया, तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। इसके बाद 24 में दिया गया है कि विद्यार्थियों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, विद्यार्थियों का जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, पहला दिया गया कि उनकी सोच यानी उसकी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। विद्यार्थियों की उनके सामाजिक सांस्कृतिक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, गलत, प्रभावित करती है। दूसरा दिया गया कि सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभावशाली अधिगम के लिए अनदेखा किया जाना चाहिए, गलत, ये भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा दिया गया कि एक महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने को प्रभावित करती है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक संस्कृति क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो सीखने में क्या करती है, सीखने को प्रभावित करती है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 25 में दिया गया शिक्षकों को विद्यार्थियों को डैश प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए डैश लक्ष्य उपार्जित करना चाहिए, यानी आंतरिक प्रेरित, कौन सा, आंतरिक प्रेरित होना चाहिए, बाह्य रूप से नहीं। ठीक है, जिससे क्या लक्ष्य जो है महारत उन्मुख, ठीक है, महारत हासिल करने के लिए करना चाहिए। लक्ष्य कैसा होना चाहिए, महारत लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, महारत उन्मुख का है ऑप्शन पहला में, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आंतरिक रूप से होना चाहिए और महारत हासिल करने के लक्ष्य से करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 26 में दिया गया कि एक कथन ए में मध्य विद्यालय कक्षाओं के केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछने चाहिए, विद्यार्थियों को नहीं, गलत, केवल शिक्षकों को प्रश्न पूछना चाहिए, विद्यार्थी को नहीं, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद आर में दिया गया है कि निष्क्रिय रूप से श्रवण अर्थपूर्ण ढंग से सीखने का सबसे अच्छा तरीका है, गलत, दोनों का दोनों गलत है, तो दोनों गलत किस में है, तो ऑप्शन चौथा में, तो 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ऑप्शन चौथा, 26 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, कभी भी निष्क्रिय स्टूडेंट को कभी भी निष्क्रिय नहीं दिखाना चाहिए। इसके बाद 27 में दिया गया कि डैश एक कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ये हो जाएगा अन्वेषण और पूछताछ जो क्या करता है, कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 28 में दिया गया कि एक शिक्षक अपने छात्रों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दे सकती है। पहला दिया कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके। ठीक है, और दूसरा दिया गया है कि केवल सूचना उत्पादन करके, केवल गलत हो जाएगा, बार बार ड्रिल या अभ्यास करके, ये भी गलत हो जाएगा। सुनिश्चित करके कि शिक्षिका अपने बच्चों को सिखाना, पूर्ण नियंत्रण कभी भी नहीं करना, कंट्रोल शब्द जब भी आ जाएगा, कंट्रोल शब्द जब भी आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत होगा, नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला, यानी कभी भी स्टूडेंट को कंट्रोल करके सिखाना, ये गलत हो जाएगा। कंट्रोल, अनुशासन, ठीक है, सख्त, डिसिप्लिन, ये सब क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन के लिए पहला सही है। ठीक है, 29 में दिया गया कि एक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक को विभिन्न घटनाओं के छात्रों द्वारा रखे गए वैकल्पिक सिद्धांतों के संदर्भ में क्या करना चाहिए। पहला दिया गया कि छात्रों को अपनी धारणा बदलने के लिए कड़ी सजा देना चाहिए, गलत,
कभी भी कड़ी सज़ा नहीं, सज़ा का बात नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट कभी भी नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसके बाद इन सिद्धांतों को बदलने के लिए भौतिक पुरस्कार देना चाहिए, गलत, ठीक है। तीसरा दिया गया कि उन्हें पूरी तरह से अनदेखा करके अपनी व्याख्यान करनी चाहिए, ये भी गलत, अनदेखा भी नेगेटिव वर्ड है एक तरह से, ठीक है। और चौथा दिया गया कि इनका विश्लेषण करके शिक्षण अधिगम में इन्हें संबंधित करना चाहिए। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ठीक है, ऑप्शन चौथा। तो 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ठीक है। इसके बाद 30 में दिया गया है, 30 में दिया अभिकथन ए में कि छात्रों को अपने स्वयं अधिगम स्वनियमित करने के लिए कक्षा में उचित स्वायत्तता दी जानी चाहिए। और तर्क में दिया गया कि अधिगम प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी स्वामित्व करते हैं, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी दोनों सही हो जाएगा, इसका व्याख्या भी करता है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है आज जो सीडीपी का 30 क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है, करवा दिए हैं, ठीक है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अभी तक पीवाईक्यू का पूरा सेशन नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते, अपने फ्रेंड सर्कल या भाई बहन को भी शेयर कर सकते ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहाँ से आप लोगों को PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।